नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। हमने इस चैनल पर झारखंड डीएलएड और जेटेट दोनों की कक्षाओं को शुरू कर रखा है। जेटेट, सीटेट या अन्य किसी भी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा हो तो उससे में आने वाले विषयों के वीडियोस बारी बारी से इस चैनल पर आ रहे हैं। झारखंड डीएलएड सत्र 2022 और 2023 ये दोनों सत्र अभी वर्तमान में चल रहे हैं, रनिंग स्टेज में हैं। इनकी परीक्षाओं की बात की जाए तो आने वाले कुछ समय में इनकी परीक्षाएं भी घोषित हो जाएंगी। क्या जी, ठीक है ना? चलिए, तो आप लोगों का डिमांड है कि डीएलएड की कक्षा को मैं एक साथ शुरू कर दूं ऑनलाइन ऑफलाइन बैच में। आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं झारखंड डीएलएड के बारे में। पूरी बात तो मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी। आज हम लोग जानेंगे प्रथम वर्ष में पढ़े जाने वाले विषय जिसका नाम है नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा एवं शिक्षक, फाउंडेशन 1। चूंकि कहा जाए ना तो डीएलएड में पढ़ाए जाने वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें ये सब्जेक्ट ही एक ऐसा है जिसमें आप अत्यधिक नंबर उठा सकते हैं। याद रखिए, क्योंकि यह पूर्णतः आपके विश्लेषण पर आधारित होता है। आप क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, उन्हीं अनुभवों को आपको यहाँ लिखना है। अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो फाउंडेशन 1 यानी कि नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक में अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। परंतु एक मेहनत आपको भी करना होगा। सबको बोल रहा हूँ, सबको करना होगा। क्या करना होगा कि मैं जैसे आपको एक चैप्टर बता देता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको दूंगा। आप उस क्वेश्चन को अपने घर में एक नियत टाइम बना करके कम से कम 4 पेज में, 4.5 या 5 पेज में उसका आंसर बनाने का जरूर प्रयास करें। टेलीग्राम चैनल तो आपको पता है, आप वहाँ भी अपना आंसर भेज सकते हैं। ठीक है, वहाँ भेजेंगे तो अगर वहाँ नहीं तो मेरे पर्सनल टेलीग्राम में भी आप भेज देंगे, और वहाँ भेज देंगे तो मैं आपको करेक्शन कर दूंगा कि इसमें क्या सुधार करना है। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन का आंसर छापने से ना अच्छे अंक नहीं मिलते हैं। पासपोर्ट देख करके लिखिएगा, बुक देख करके लिखिएगा, किसी दूसरे का नोट्स देख करके लिखिएगा तो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, शिक्षिका बनने जा रहे हैं, तो अपने अंदर आपको इतना हुनर विकास करना चाहिए। ठीक है, तो सीखते हैं इसको। देखिए, फाउंडेशन 1, झारखंड डीएलएड, ये प्रथम वर्ष का टॉपिक है, लेकिन आपको फाइनल परीक्षा में भी पूछा जाएगा। विषय कौन सा है? नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा एवं शिक्षक। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर, पूरा बुक को कंप्लीट नहीं कर दूंगा, वैसे आपको पढ़ाई भी नहीं होगी। कोशिश करूंगा कि इसके पहले सिलेबस को समझ लेते हैं और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन पाते हैं किस किस टॉपिक से। सबसे पहला जो आपका इकाई 1, इकाई 1 का नाम क्या है? कोई नहीं बता रहा है, सबको बताएंगे, रुको। इकाई 1 का नाम हुआ शिक्षा तथा इसके उद्देश्य। क्या है? शिक्षा तथा इसके उद्देश्य। देखिए, अगर परीक्षा की दृष्टि से कहा जाए तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एकदम भी आई लिखिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला यूनिट। इस यूनिट को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सब अपना आंसर सेम मत लिख लीजिएगा। यहाँ बहुत जगह मैंने देखा है कि लोग बस, इसमें हम पढ़ते हैं ना शिक्षा के बारे में। शिक्षा है क्या? शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा का अर्थ,
शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा के प्रकार और शिक्षा के साधन। मूल रूप से कहा जाए तो समाज में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, व्यक्ति के विकास में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, शिक्षा समाज और व्यक्ति का विकास किस प्रकार करता है, तो हमको यहाँ वही बातों को समझना है। इसके अंतर्गत जो टॉपिक रखे गए हैं देखिए, शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, उद्देश्य। झारखंड अनिश्चितताओं का राज्य है, मतलब किसी चीज का कोई ठिकाना नहीं, लाइट कब चला जाए, सरकार कब चली जाए, फॉर्म आया कब रिजेक्ट हो जाए, लेकिन हमें अपनी तैयारी करते रहनी है। ठीक है, शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति व उद्देश्य, तो यह पहला टॉपिक है। इसी से आपको क्वेश्चन उठा लिया जाता है। क्वेश्चन जैसे कि शिक्षा की प्रकृति बताते हुए इसकी 5 परिभाषाएं दें। आप उत्तर बनाने में कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉलेज में तो आपने पढ़ा होगा, कॉलेज में आपने पढ़ा होगा कि शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की प्रकृति क्या है, शिक्षा का परिभाषा क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, बहुत शिक्षा 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 कर लिए। अब इसका उत्तर लिखिए। जब इसका उत्तर लिखेंगे ये आएगा कितने अंकों के लिए, 12 अंक के लिए। आपको लिखना कितने में है, कम से कम 4 से 5 पेज में, इससे कम मत करिएगा। इससे बढ़ सकते हैं, इससे बढ़ सकते हैं, 5 से 6 पेज तक जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। 5 पेज एक एक्यूरेट नंबर है, 5 पेज में। अब इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले उत्तर लिखने के लिए आप एक प्रारूप बनाया करेंगे। प्रारूप के अंदर में आप उन बातों का वर्णन करेंगे जिनको आप विस्तृत रूप से उत्तर में लिखने वाले हैं। जैसे अब आपने पढ़ा कि शिक्षा की प्रकृति बताते हुए इसकी 5 परिभाषाएं दीजिए, तो क्या सिर्फ प्रकृति बता दिए, परिभाषा दे दिए, उत्तर हो गया? जी नहीं। उत्तर देते समय सबसे पहले आपको परिचय या अर्थ जो बोल सकते हैं, परिचय दे दिए, परिभाषा लिख दिए, परिभाषा बोलते हैं, अर्थ लिख दिए, अर्थ के बाद हम इसकी प्रकृति के बारे में लिख दिए, फिर अंत में इसका परिभाषा लिख दिए, और इसके बाद आपको निष्कर्ष जरूर देना है। कम से कम 4 से 5 बिंदु आपके प्रारूप में होने चाहिए। अब इसके बारे में आप लिखना शुरू करेंगे। आपने अभी तक नोट्स तो जरूर बनाया होगा, नोट्स आपको मैंने भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है आंसर बना करके, लेकिन आप हूबहू लिखने का प्रयास ना करें। मैं आपको बार बार यह सलाह दूंगा, क्योंकि
हूबहू लिखिएगा। अब मान लीजिए एक कमरे में 40 बच्चे लिख रहे हैं, 40 में 30 ने पढ़ा है एक नोट को, 30 एक ही कॉपी लिखेगा तो प्रोफेसर काटेगा नहीं नंबर। जो प्रोफेसर कॉपी काट रहे होंगे वो इस बात को तो जरूर देखेंगे, और चूंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं तो उनका मस्तिष्क भी ये सोच रहा होगा ये रट्टू तोता है। अब पैरट सर्विस नहीं है ये पैरट के लिए नहीं है। देख रहे हैं नई शिक्षा नीति आ रही है, प्रैक्टिकल वर्क, आपको टेक्निकल वर्क होना है, आपको अपने अंदर एक कंस्ट्रक्टिविटी लानी है, संरचनात्मकता, एक निर्माण करने की क्षमता विकसित करनी है अपने अंदर। कैसे किया जाए? पहले पुस्तक को पढ़ते हैं। पुस्तक नहीं समझ में आ रहा है? आप समझिए, इस बिंदु में हमको पूरा शिक्षा का परिचय देना है। हमने क्या क्या पढ़ा है, शिक्षा को हमने जाना। शिक्षा क्या है पॉइंट में याद रखा कीजिए। कभी भी जो नोट्स होता है, नोट्स तो 40-50 पेज का होता है, 40-50 पेज कभी भी याद नहीं रहता है शब्द बाई शब्द। आप क्या करें, एक पेपर लें, पेपर पर पहले उसके की नोट्स बनाएं, बुलेट पॉइंट्स, पॉइंट बना बना करके बातों को वहां पर लिखें ताकि आपके मस्तिष्क में याद रहे। ये परीक्षा के लास्ट समय के लिए है। अभी पहली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आपको विस्तार पूर्वक इसको एक बार पढ़ना है। कैसे पढ़ें, क्या क्या टॉपिक में है? शिक्षा तथा इसके उद्देश्य के अंतर्गत हमें पढ़ना है इन सभी बातों को। अर्थ जानना है, अर्थ हम जानते हैं, बहुत से लोग रटे हुए होंगे। क्या रटे हुए होंगे? देखिए अर्थ की शुरुआत कैसे कैसे की जाती है। शिक्षा शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। ठीक है। दूसरा, शिक्षा एजुकेशन से बना है, और एजुकेशन ई और ड्यूको से बना है। ठीक है, ये भी हो गया। अब आगे हम इन्हीं बातों को विस्तार पूर्वक थोड़ा लिखेंगे अपनी भाषाओं में बताते हुए कि शिक्षा का अर्थ हुआ सीखना। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और यह सीखना एक क्रमिक विकास है। यह ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जो एक निश्चित समय के बाद बंद हो जाए, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ आप भूमिका बांध करके उसके बाद शुरू करेंगे कि शिक्षा अगर शाब्दिक तौर पे देखा जाए, शाब्दिक रूप में देखा जाए, तो यह संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से निकला है। शिक्ष धातु से निकला है जिसका अर्थ हुआ सीखना। आगे हम देखेंगे तो और पैराग्राफ बढ़ा करके आगे लिखेंगे आप कि शिक्षा अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन से निकला है, और एजुकेशन जो है मूल रूप से लैटिन भाषा के ई और ड्यूको से मिलकर बना है। ई का मतलब हो गया बाहर निकालना, और ड्यूको का मतलब हो गया नेतृत्व करना। इसी प्रकार इसके और भी कुछ शब्द है पर्यायवाची, एजुकेटम, एजुशेयर, लिखा जाता है ना बुक में। और ये स्पेलिंग शायद देख लीजिए एक बार, एडुशेयर। इन शब्द के बारे में भी बात की जाती है। तो इतना जब आप लिखेंगे तो आपका शिक्षा का परिचय और अर्थ का टॉपिक भर चुका रहेगा। ठीक है, कम से कम इसमें आप लेकर के जाएंगे कुछ बातें, उदाहरण स्वरूप भी आप इसमें डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हूबहू एकदम बुक के लाइन को उतारे, आप उदाहरण के रूप में भी यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका पेज भरेगा। अब आएंगे इसकी प्रकृति की चर्चा करेंगे। क्या पढ़े हैं प्रकृति के बारे में? शिक्षा की प्रकृति को हमने पढ़ा है कि जॉन एडम्स बोलते हैं यह द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया में कौन कौन होता है? एक हो गया शिक्षा प्रदाता और एक हो गया शिक्षा प्राप्त करता। मतलब एक तरफ शिक्षक शिक्षिका और एक तरफ शिक्षार्थी। दूसरा, जॉन डीवी इस कथन को काटते हुए बोलते हैं कि शिक्षा जो है त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी प्रक्रिया है
तो त्रिमुखी प्रक्रिया में क्या कहा गया है कि एक तरफ है शिक्षक, एक तरफ है विद्यार्थी और एक तरफ है समाज या फिर पाठ्यक्रम, विषय वस्तु जो बोले। प्रकृति की बात करें तो ये मुख्य रूप से द्विमुखी, त्रिमुखी, कुछ अन्य विद्वानों के द्वारा इसको बहुमुखी भी बताया गया है। द्विमुखी का निष्पादन किन्होंने किया है? जॉन एडम्स। त्रिमुखी का निष्पादन किन्होंने किया है? जॉन डीवी। बहुमुखी कई विद्वानों ने कहा है कि बहुमुखी है। जॉन एडम्स क्या बोलते हैं कि शिक्षा के एक तरफ टीचर और स्टूडेंट, यानी कि शिक्षा प्रदाता शिक्षा प्राप्त करता, ठीक है, ऐसे चलती है यह प्रक्रिया। लेकिन इस बात का खंडन करते हुए इन्होंने इसे त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। एक तरफ टीचर, एक तरफ स्टूडेंट, एक तरफ क्यूरिकुलम। क्यूरिकुलम माने हो गया पाठ्यक्रम। शिक्षक, विद्यार्थी और ये हो गया पाठ्यक्रम। अब इन बातों को लेकर के आप बना सकेंगे, कुछ कुछ लिख सकेंगे कि किसी भी विद्यालय में, संस्थान में या समाज में जो शिक्षा प्रदान की जाती है या शिक्षक जो शिक्षा बच्चों को या विद्यार्थी को प्रदान करते हैं, वह शिक्षा समाज के अनुरूप तैयार की गई पाठ्यक्रम के द्वारा दिया जाता है। पाठ्यक्रम कभी भी समाज से बाहर नहीं रहेगा। अब जैसे मानिए प्राचीन काल में वैदिक शिक्षा दी जाती थी, धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, ठीक है ना, संस्कृत की शिक्षा ज़्यादा दी जाती थी। क्यों दी जाती थी? क्योंकि उस काल में उसका प्रचलन था, उसकी आवश्यकता थी, उसका बोलबाला था। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज विज्ञान और गणित की शिक्षा ज़्यादा है। क्यों इसकी ज़्यादा है? क्योंकि यह समाज में आजीविका का सबसे बड़ा साधन उपलब्ध कराती है। समाज वैज्ञानिक युग की ओर बढ़ रहा है। समाज में जो है आपको वैज्ञानिक पद्धति का प्रचलन जोरों पर है। इसीलिए समाज के अनुसार ही शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। तो पाठ्यक्रम का निर्माण, शिक्षा का पाठ्यक्रम का निर्माण समाज के अनुरूप होता है। इसीलिए पाठ्यक्रम का बहुत बड़ा रोल होता है और पाठ्यक्रम का निर्माण समाज के अनुरूप होता है। और शिक्षक और विद्यार्थी और पाठ्यक्रम इसके तीन त्रिमुखी प्रक्रिया हो गई। तो इस तरह से बातें करेंगे आप वर्णन, तो प्रकृति के बारे में आप वर्णन कर सकेंगे। फिर इसकी परिभाषाओं की बात करेंगे। जब इतनी बात आप लिख लिए रहेंगे तो कम से कम आपके आंसर्स 3 पेज में भरेंगे। अब 3 पेज या 2.5 पेज तक तो जरूर पहुंचेंगे। इन परिभाषाओं की बात की गई है, बहुत सर याद ही नहीं हो पाता है, बड़ा दिक्कत है। इतना अच्छा अच्छा परिभाषा है शिक्षा का ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शिक्षा शेरनी का दूध है, ठीक है। नेल्सन मंडेला, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके हम समाज या दुनिया को बदल सकते हैं। जॉन डीवी क्या कहा है कि शिक्षा जो है मनुष्य की उन समस्त क्षमताओं और योग्यताओं का विकास है जिससे वह अपने वातावरण में समायोजन कर पाता है। महात्मा गांधी क्या बोलते हैं कि शिक्षा जो है मनुष्य की आत्मा और मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास है। स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं? शिक्षा मनुष्य के अंदर निहित प्रतिभा को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार कई सारी परिभाषाएं, और जहां आपको परिभाषाएं याद नहीं हो पाती है ना, तो माने कि उसके कौन बोले हैं ये नहीं याद हो पाता है, तो आप परिभाषाओं को लिख करके लिख सकते हैं प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार, ठीक है ना, या विद्वानों के अनुसार शिक्षा की परिभाषा दे दिए इन्वर्टेड कॉमा में। कम से कम अब यहाँ परिभाषा क्वेश्चन में, ये 1 साल का क्वेश्चन है कि इसकी 5 परिभाषाएं थे, तो 5 परिभाषाएं अगर देने के लिए कह दिया आपको, तो आप कम से कम देखिए यहाँ पर ब्लैक ब्लू दोनों पेन का आप उपयोग करें।
मान लीजिए कि ब्लू पेन से आप लाइन लिख रहे हैं, ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा करें, अंडरलाइन करें, जो विद्वान या महान शिक्षा शास्त्री का आप नाम लिख रहे हैं उसको ब्लैक पेन से लिखें, तो इससे आपका आंसर जो ना अट्रैक्टिव बनेगा। अंत में आप निष्कर्ष जरूर लाएं, निष्कर्ष ले आएंगे, कम से कम 4 से 5 लाइन का निष्कर्ष आपका जरूर होना चाहिए। निष्कर्ष का मुख्य उद्देश्य रहता है यह जानने के लिए, निष्कर्ष कभी भी किताब से नहीं होगा, ये आपका अपने से बनाया हुआ वाक्य होगा। निष्कर्ष का मतलब है कि इतनी दूर में जो आपने कहा उसका क्या मतलब निकल रहा है, क्या सारांश है। 4 से 5 लाइन में ही आप बता दीजिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा की अपनी अपनी परिभाषा है, अपना अपना महत्व है, अपना अपना अर्थ है, परंतु एक सर्वविदित सत्य है, यानी कि सभी लोगों के द्वारा कहा गया है कि शिक्षा मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है जो उसका सर्वांगीण विकास करती है। और साथ में हम कह सकते हैं कि यह शिक्षा ही मनुष्य को भावी जीवन के उद्देश्य के लिए पूर्णतः तैयार करती है, समाज का एक योग्य व सभ्य नागरिक बनाती है, ताकि वह अपना भी विकास कर सके और समाज के विकास में योगदान दे सके। तो इस प्रकार पहले यूनिट को हमने समझा। पहला यूनिट में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता था, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसमें दूसरा और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, तो है शिक्षा का स्वरूप, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा। इससे क्वेश्चन बनता है कि औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट करें। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इसका आंसर नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि नाम से ही झलकता है। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं। औपचारिक का मतलब हो गया कि फॉर्मल, और ये हो गया नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? ये नाम के अनुरूप ही है। देखिए, फॉर्मल एजुकेशन क्या है, यानी कि औपचारिक शिक्षा वैसी शिक्षा जो हम संस्थानों में प्राप्त करते हैं। कहाँ प्राप्त करते हैं? संस्थानों, जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी तरह के ऐसे संस्थान में, इसमें हम लिख सकते हैं स्कूल, कॉलेज। अगर बात की जाए कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है, तो सर्वप्रथम औपचारिक शिक्षा वैसी शिक्षा है, वैसी सीख है, वैसा ज्ञान है जो हम किसी एक संस्थान में प्राप्त करते हैं। संस्थान अर्थात कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय वगैरह। यह शिक्षा एक निश्चित समय अवधि के लिए होती है। यह शिक्षा जो है वह निश्चित समयावधि के लिए दी जाती है, ठीक है। यानी कि अगर कहा जाए तो औपचारिक शिक्षा का एक निश्चित समय होता है,
अब बताइए तो, स्कूल में आप जाएंगे 30 साल में? हाँ, 30 साल की उम्र हो जाएगी तो स्कूल नहीं जाएंगे? और जन्म लेते के साथ ही स्कूल चल जाएंगे 21 साल की उम्र में? नहीं, न तो इस उम्र में जा सकते हैं, न ही इस उम्र में जा सकते हैं। यह निश्चित समयावधि के लिए होती है, ठीक है ना। एक नियत समय बंधा रहता है, उतना समय से उतना समय तक आपको शिक्षा ग्रहण करना है, ठीक है। निश्चित समयावधि के लिए होती है, नामांकन होता है, ठीक है। निश्चित समयावधि में नामांकन होता है, निश्चित समयावधि तक पढ़ाई चलती है। घर में तो आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं, विद्यालय के आपके रात के 11 बजे नहीं ना खुलेगा, नहीं खुलेगा। तो औपचारिक शिक्षा वैसी शिक्षा हुई जो कि हम निश्चित समयावधि के लिए सीखते हैं। इसमें और क्या निश्चित होता है? जब समयावधि निश्चित है तो इसका एक पाठ्यक्रम होता है, समझे। इसका एक पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम कहने का मतलब कि इसका पाठ्यक्रम जो होता है वह निश्चित समयावधि के लिए निर्धारित किया जाता है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। पाठ्यक्रम मतलब क्या क्या पढ़ना है, यह निर्धारित रहता है पहले से ही। आप 10वां क्लास का परीक्षा देना चाहते हैं, 10वां क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 10वां क्लास का सिलेबस बंधा हुआ है कि इतनी सारी बातें ही आपको सीखनी है, उससे ना ज़्यादा उससे ना कम, ठीक है। उसी के अंदर से आपको पूछा जाएगा। अभी आप डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड क्या है बताइए तो? फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है? डीएलएड है, क्या है जी? डीएलएड है फॉर्मल, यानी कि औपचारिक शिक्षा, ठीक है ना। डीएलएड के अंतर्गत जो भी हमें पढ़ना है वह एक निश्चित समयावधि के लिए है कि 2021 से 23 का सेशन है आपका, 2020 से 22 का सेशन है आपका, इसी सेशन में आप पढ़ेंगे। 22 तक में कॉलेज पढ़ा देगा। अब अगला परीक्षा जब है, अगर मान लीजिए आपका सेशन कंप्लीट हो गया, 2022 का सेशन कंप्लीट हो जाएगा 2022 में, तो मान लीजिए सितंबर में, अक्टूबर में, दिसंबर में जब कंप्लीट होगा, क्या कॉलेज उसके बाद बुलाएगा आपको पढ़ाने के लिए? नहीं बुलाएगा। अब बोलेगा जब परीक्षा होगा तब आपको फॉर्म भरना है और जाकर एग्जाम देना है, ठीक। तो इसकी निश्चित समयावधि होती है और निश्चित पाठ्यक्रम होता है। और पाठ्यक्रम जब निश्चित है तो हम कह सकते हैं कि इसका लक्ष्य पूर्व निर्धारित होता है। क्या होता है? लक्ष्य पूर्व निर्धारित होता है, कि पहले से तय रहता है, ठीक है ना। लेकिन जो पढ़े वो सीखे कि नहीं सीखे, कैसे पता चलेगा? इसी के लिए औपचारिक शिक्षा में परीक्षा महत्वपूर्ण है। इसमें परीक्षा ली जाती है, मूल्यांकन होता है। क्या होता है? परीक्षा के द्वारा यहाँ मूल्यांकन होता है, ठीक है ना। अब आपको ये पढ़ाते कौन है? कोई भी पढ़ा देगा? जी नहीं, इसमें शिक्षा जो है ना, प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा दी जाती है। ट्रेंड टीचर्स आते हैं, आपको जो कॉलेज में पढ़ाने के लिए प्रोफेसर लोग आए हैं, उन्होंने एक उपाधि प्राप्त की है, उसके बाद आपको वो शिक्षा दे रहे हैं। आयरु गैरु नथु खैरु कोई भी नहीं दे देगा शिक्षा, ठीक है। तो औपचारिक शिक्षा में आपको निश्चित संस्थान में शिक्षा दी जाती है, निश्चित समयावधि के लिए शिक्षा दी जाती है, पाठ्यक्रम होता है, जो पाठ्यक्रम यह निर्धारित करता है कि उन्हें क्या क्या पढ़ना है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा में दी जाने वाली शिक्षा का लक्ष्य पूर्व निर्धारित होता है, पहले से ही तय रहता है, ठीक है ना, कि कितना पढ़ना है। और उस लक्ष्य को हम पूरा किए कि नहीं किए, इसके लिए परीक्षा ली जाती है। परीक्षा समय समय पर ली जाती है ताकि विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जा सके। शिक्षकों का भी मूल्यांकन होता है। स्वमूल्यांकन करना इसलिए आवश्यक है ताकि आप अपने शिक्षण शैली में, शिक्षण कौशलों में समय समय पर विकास कर सके। बाद में यह बताया जाता है कि औपचारिक शिक्षा जो है वह आपको प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा दी जाती है। अब यहाँ बात करेंगे तो इनमें ये सब कुछ भी नहीं होता है। मतलब यह
कहीं भी ली जा सकती है और कहीं भी दी जा सकती है, ठीक है ना। घर में, खेल के मैदान में, दोस्तों से, न्यूज़पेपर के जरिए, रेडियो, टेलीविजन, कहीं से भी सीख लिए तो वह हो गई अनौपचारिक शिक्षा। समयावधि निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, समयावधि निश्चित नहीं होता है। पाठ्यक्रम की बात की जाए तो इसका कोई निश्चित नहीं पाठ्यक्रम होता है। इसमें कभी भी कुछ भी पढ़ा जा सकता है, कुछ भी सीखा जा सकता है, पढ़ना थोड़े है किताब से। और जब पाठ्यक्रम निर्धारित है ही नहीं तो इसका लक्ष्य पहले से निर्धारित नहीं होता है, पूर्व निर्धारित नहीं होता है। परीक्षा अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा दी गई शिक्षा में अनौपचारिक माध्यम के द्वारा मिली शिक्षा का मूल्यांकन नहीं होता है, कोई परीक्षा नहीं ली जाती है। तब इसमें क्या प्रशिक्षित शिक्षक कोई भी दे सकता है। आपको शिक्षा देने वाला व्यक्ति एक आपसे छोटा बालक बालिका भी हो सकती है, आपके छोटे भाई बहन, मित्र, माता पिता, कोई भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार कही जाए तो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन बने 12 नंबर के तो क्या आप इतने ही लिख के छोड़ देंगे? जी नहीं, इसके लिए भी पहले आप एक प्रारूप बनाएंगे, और जब प्रारूप बनाएंगे तो उस प्रारूप में क्या क्या देंगे? उस प्रारूप में पहले आप शिक्षा को देंगे, कम से कम एक पैराग्राफ में शिक्षा का परिचय या अर्थ जो देना चाहे वो जरूर देंगे। फिर शिक्षा की परिभाषा भी जरूर देंगे, 2 परिभाषाएं जरूर देंगे कम से कम। उसके बाद हम बात करेंगे तो शिक्षा के साधन, कि शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हमारे पास तरह तरह के साधन हैं, जैसे 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 करके लिखेंगे। अब उसके बाद उन साधनों के अंतर्गत उन साधनों को बांटेंगे। मुख्य रूप से 2 साधन हैं, कौन कौन है? औपचारिक शिक्षा के बारे में लिखेंगे, फिर आप अनौपचारिक के बारे में पूरा लिखेंगे, और अंत में अंतर लिखेंगे। और फिर यहाँ इसमें अंतर तक भी करके छोड़ सकते हैं, निष्कर्ष चाहे तो दें चाहे नहीं भी दे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टॉपिक काफी हो गया। आज के लिए हम आपको ये 2 टॉपिक बताए हैं। आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग इन दोनों टॉपिक के आंसर 4 से 5 पेज में रेडी करें, और रेडी करके कम से कम मेरे टेलीग्राम पर जरूर भेजें, और टेलीग्राम पर नहीं भेज सकते हैं तो मेरा मेल पर जरूर भेजें। देखिए, CHANDANDARY2ND@gmail.com, इस ईमेल आईडी पर आप मुझे अपना आंसर जरूर भेजें, ताकि मैं आपको एक बार देख सकूं और आपको बता सकूं कि इसमें कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, इसमें आपको क्या सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए आंसर अपने से लिखेंगे तो वह आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत थैंक यू देखने के लिए, और अगले वीडियो में हम लोग जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।